स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं रश्मि सिंह, मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री जो पढ़ा रही हूँ क्लास 9, 10, 11 एंड 12 का। आप अगर हमारे चैनल द अल्फा फिजिक्स क्लासेस पे आते हैं तो क्या है कि आपको जितने भी क्लास 9, 10, 11, 12 के जो चैप्टर्स हैं वो स्टार्टिंग से आपको मिलेंगे। ओके, स्टार्टिंग से हम लोगों ने आपका चैप्टर स्टार्ट किया है। वहां पे आप देखिएगा, आपको लास्ट तक के सारे चैप्टर्स मिलेंगे और आप अच्छे से वहां पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या है कि देखिए, आज मैं जो आपको पढ़ाने वाली हूँ वो क्या है, सबसे फर्स्ट चैप्टर जो हमारा क्लास 10 का है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, मैं वो आपको पढ़ाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्लास 10, आप लोग जानते हैं क्लास 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होते हैं। इसमें क्या है कि आपको एग्जाम में बोर्ड एग्जाम भी क्लियर करने होंगे। हो सकता है पिछले साल, इस साल का जो बोर्ड एग्जामिनेशन था वो कैंसिल हो चुका है, लेकिन हर बार वो क्या है कि कैंसिल नहीं होंगे। तो क्या है कि आपको तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी है, बहुत अच्छे से, ताकि आप बहुत अच्छे गुड मार्क्स लेकर के आ सके। देखिए, मैं सारे सब्जेक्ट की गारंटी नहीं लेती हूँ, लेकिन अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अगर आप हमारे चैनल से स्टडी करते हैं तो क्या है, मैं इतनी गारंटी तो दे सकती हूँ कि आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे और आप अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और अगर मैं आपको जब पढ़ा रही होती हूँ तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कम ऑन द टॉपिक। अब मैं हम लोग टॉपिक पे आते हैं। देखिए, केमिस्ट्री का क्लास 10 केमिस्ट्री, क्लास 10 का केमिस्ट्री का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है, क्या है उसका नेम, क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और इक्वेशंस क्या होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। आप क्लास 9 में आपने केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज के बारे में स्टडी कर रखी है, तो मैं वो आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, ऐसे अगर सिंपली समझना है तो फिजिकल चेंज वैसा चेंज जो रिवर्सिबल होते हैं, अगर हम इन द टर्म बोला जाए केमिस्ट्री के देखते हैं, और केमिकल रिएक्शंस वैसे केमिकल चेंज वैसे चेंज को बोला जाता है जो इरिवर्सिबल होते हैं। लेकिन ये सभी एग्जाम्पल में सही नहीं होता है, कुछ कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जो वहाँ पे डिफर भी कर जाते हैं। लेकिन हमें यहाँ केमिकल रिएक्शंस पढ़ना है, ना कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। और जहाँ पे ये आपको स्टडी करने हैं तो वहाँ पे हम देखेंगे कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं कि क्या होता है, उसके बाद उसका इक्वेशंस। तो देखिए, केमिकल रिएक्शंस को बोला जाता है द रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस वैसे रिएक्शंस को बोला जाता है जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है विथ द न्यू प्रॉपर्टीज। इट मीन्स क्या हुआ कि जिस सब्सटेंस से वो बने हुए होते हैं उसकी प्रॉपर्टी और जो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होते हैं, डिफर होता है, अलग होते हैं। जैसे कि अगर हम पे डेफिनेशन लिखते हैं, रिएक्शंस in which new substance with new properties are formed, that reaction is known as chemical reaction. Okay students, reactions in which new substance यानी वैसा रिएक्शन जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होते हैं with न्यू प्रॉपर्टीज, ठीक है। न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज, यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टी लिखा है, यहाँ पे आप देखेंगे विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, नए प्रॉपर्टीज के साथ में उसका फॉर्मेशन होता है। एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाते हैं, जैसे H2 + O2, ये दोनों मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप जानते हैं H2 मीन्स हाइड्रोजन, O2 मीन्स ऑक्सीजन, H2O मीन्स वाटर। अब यहाँ पे एक देखिए, ये रिएक्शन से पहले के सब्सटेंस है और ये रिएक्शन के बाद के सब्सटेंस है। तो रिएक्शन से पहले वाले सब्सटेंस को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट्स। एंड रिएक्शन के बाद वाले सब्सटेंस को क्या बोले जाते हैं स्टूडेंट्स,
प्रोडक्ट्स। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये केमिकल रिएक्शंस है, इट मीन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टेंट्स इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि रिएक्टेंट्स का जो प्रॉपर्टी होगा वो प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी से डिफर होगा, या प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टी होगा वो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से डिफर करेंगे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे O2। आप जानते हैं कि O2 कंबसन में हेल्प करते हैं, आप जानते हैं कि ऑक्सीजन किस में हेल्प करते हैं, कंबसन में हेल्प करते हैं। लेकिन वाटर कंबसन को क्या करता है, बंद करने में हेल्प करता है। अगर कोई चीज जल रहा होता है, अगर मान लीजिए कहीं आग लगी हुई है, कहीं झोपड़ी में आग लगी हुई है, बाहर कहीं आग लगी हुई है, तो अगर हम वाटर देते हैं तो वो क्या करता है, वहां पे इसको बंद कर देता है। लेकिन O2 क्या करता है, कंबसन को सपोर्ट करता है। तो यहाँ से देखिए सब यहाँ भी वही एलिमेंट है। एक चीज यहाँ याद रखिएगा स्टूडेंट्स की किसी भी केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस नहीं बदलता है, अरेंजमेंट उसका बदलता है, सब्सटेंस नहीं। ऐसा नहीं कि यहाँ ऑक्सीजन है तो यहाँ जाके वो नाइट्रोजन और फिर अदर एलिमेंट कार्बन बन जाएंगे, नहीं, सब्सटेंस वही रहेंगे, लेकिन उसका अरेंजमेंट ऑफ एटम चेंज हो जाता है, जिस कारण से वो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और वो सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टी होते हैं वो पहले वाले सब्सटेंस से डिफर करता है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स होता क्या है। तो आप याद रखिएगा, सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, वैसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। एंड नेक्स्ट क्या हमारे पास है, प्रोडक्ट्स। व्हाट इज प्रोडक्ट्स, द सब्सटेंस which comes out in a chemical reaction। कोई भी सब्सटेंस अगर उसका मतलब कोई भी रिएक्शन हुआ, जो रिएक्शन से जो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होते हैं उसे क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट्स बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो द रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन अगर नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहे हैं और नए प्रॉपर्टीज के साथ में उसका फॉर्मेशन हो रहा है तो हम उसे बोल देंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है। आप एग्जांपल दे सकते हैं। अब आ जाता है कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। तो रिएक्शन से जो पहले वाले सब्सटेंस होते हैं उसे क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट्स, यानी कि वैसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे रिएक्टेंट्स बोला जाता है। और जो प्रोडक्ट जो एज अ रिएक्शन के बाद जो कम आउट उसका होता है, जो सब्सटेंस निकलते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ तक में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट आप क्लास 10 में हैं, ऐसा नहीं है कि जो भी अब पार्ट मैं यहाँ से आपको बता रही हूँ यहाँ से किसी भी पार्ट से आपसे क्वेश्चन अराइज हो सकता है। यहाँ से आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, गिव एग्जांपल। ओके स्टूडेंट, तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखना है, हर एक पॉइंट नोट डाउन आपको करना है। आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए, पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप अगर टोटल वीडियो आप अगर देखेंगे हर एक चैप्टर का तो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि कहाँ से परेशानी स्टूडेंट्स को आ सकती है वो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के टीचर्स चल रहे हैं कि आपको कहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहाँ से क्वेश्चन बच्चे के माइंड में क्या क्या क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, लेकिन क्या है कि आप कंप्लीट वीडियो जरूर देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। उस एग्जाम्पल को अब हम देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन दे फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं, मैग्नीशियम इट मीन्स Mg, ये किसके साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, O2 के साथ में, तो ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बर्न करता है, मैग्नीशियम यहाँ पे मैग्नीशियम का जब रिबन को बर्न करते हैं तो क्या होते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो व्हाइट कलर का वहां पे क्या होते हैं, व्हाइट कलर का बोल सकते हैं एसिड के रूप में वहां पे आपको मिलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे याद रखिएगा Mg रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड दे फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे जो Mg ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है मतलब कंबसन करते हैं, तो Mg जो होते हैं इसको बोला जाता है मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, तो जब मैग्नीशियम रिबन को जब हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में रख देते हैं तो क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं
वो क्या करते हैं कि मैग्नीशियम के साथ में रिएक्ट कर जाता है और यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट का वहां पे एक लेयर बना देते हैं, ठीक है ना। तो उस लेयर को रिमूव करने के लिए मैग्नीशियम कार्बोनेट के लेयर को रिमूव करने के लिए क्या होते हैं कि वहां पे हम सैंड पेपर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सैंड पेपर। और सैंड पेपर से क्या होते हैं कि मैग्नीशियम रिबन का जो वहां पे ऊपर में मान लीजिए मैग्नीशियम कार्बोनेट ये रिबन है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट का अगर लेयर चढ़ा हुआ है तो सैंड पेपर से उसे रिमूव करते हैं। और रिमूव करने के बाद क्या है कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम बर्न करते हैं। और जब उसको बर्न करते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, व्हाइट एसेस के रूप में वहां पे आते हैं। तो यहाँ पे ये भी क्या है, यहाँ मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम का एक अलग प्रॉपर्टी होगा, ऑक्सीजन का एक अपना अलग प्रॉपर्टी है, बट मैग्नीशियम ऑक्साइड का अपना एक अलग प्रॉपर्टी है। इट मीन्स क्या हुआ, द प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टेंट्स इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी रिएक्टेंट्स का जो प्रॉपर्टी होगा वो प्रोडक्ट्स के प्रॉपर्टी से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिफर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको आते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो क्या हमेशा मतलब कंपाउंड के बीच में होता है, एलिमेंट्स के बीच में ही क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ऐसा नहीं है। आपसे कभी कभी क्या है कि बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछ लिए जाते हैं कि क्या जो केमिकल रिएक्शंस है, गिव सम एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन आवर डेली लाइफ। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि हमारे डेली लाइफ में कुछ ऐसे एग्जांपल्स दीजिए जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा रिएक्शन हो रहा है हमारे डेली लाइफ में जिसमें रिएक्शन से पहले भी एक नया सब्सटेंस था, रिएक्शन के बाद वो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर लिए हैं, ठीक है ना। आप एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं डेली लाइफ को लेकर के, सॉरिंग ऑफ मिल्क का खराब हो जाना। हम दूध लेते हैं, दूध एक पहला प्रॉपर्टी हो गया। इट मीन्स क्या है कि मिल्क जो हमारा है वो वहां पे क्या है, रिएक्टेंट्स हमारा आ गया, ठीक है, मिल्क है। अब क्या है, देखिए अभी समर का टाइम चल रहा है। अगर समर में क्या है कि आप दूध को बहुत अच्छे से बॉईल करके नहीं रखते, आप छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, दूध जो होता है, मिल्क जो होते हैं वो आफ्टर सम टाइम खराब हो जाता है, ठीक है, उसमें स्मेल आने लगती है। तो जब वो मिल्क में स्मेल आने लगती है, सॉरिंग ऑफ मिल्क हो जाता है, तो वो एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर लिए हैं। क्या अगर हम चाहेंगे कि उसको हम फिर से मिल्क में चेंज कर ले तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, ठीक है ना। तो सॉरिंग ऑफ मिल्क मतलब क्या होगा कि वो एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रही है। इट मींस यहाँ भी एक केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, ठीक है। सेकंड अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो क्या लेते हैं, चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। मिल्क को कर्ड में चेंज करना। मिल्क को जब हम कर्ड में चेंज करते हैं, दही बनाते हैं, तो देखिए रिएक्शन से पहले वो क्या था, मिल्क, लेकिन रिएक्शन के बाद वो क्या बन गया, कर्ड। यहाँ भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है विथ न्यू प्रॉपर्टी। अब मिल्क का प्रॉपर्टीज कुछ और होता है, कर्ड का प्रॉपर्टी कुछ और होता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स आ जाएंगे, ठीक है ना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। वहां पे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे जो क्या है कि वहां पे आपको डेली लाइफ में अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपका क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं तो आप वहां से बता सकते हैं। सॉलिंग ऑफ मिल्क, फर्मेंटेशन होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, आयरन का रस्टिंग होना। रस्टिंग ऑफ आयरन जब आपको पता होगा, रस्टिंग क्या होता है, व्हाट इज रस्टिंग, 9th क्लास में भी आप पढ़े हैं और इस चैप्टर में भी आप पढ़ेंगे। इसी चैप्टर के लास्ट पार्ट में आपको पढ़ना है रस्टिंग, ठीक है ना। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन क्या है, आयरन एक मेटल है, ठीक है। तो जब आयरन को हम बाहर में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में रख देते हैं तो क्या होते हैं कि वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर जाता है, ठीक है ना। और वो वहां पे क्या करते हैं, एक लेयर बना देते हैं आयरन ऑक्साइड का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं वहां पे, रस्टिंग, ठीक है ना। तो ये सारा चीजें छोटी छोटी पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है। डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी आपका एग्जाम्पल आ जाएगा डेली लाइफ में, डाइजेशन ऑफ फूड। अब हम लोग खाना खाते हैं, जब खाना खाने के बाद क्या, जब हम लोग खाना लेते हैं हमारे स्टमक में फूड जाता है। आप जानते हैं सबसे पहले माउथ से फूड होकर के फूड पाइप से होते हुए जैसे ही वो हमारे स्टमक में जाते हैं तो वहां पर डाइजेशन स्टार्ट होते हैं। तो वहां भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन हो रहा है। रेस्पिरेशन, वहां भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। ये भी हमारे डेली लाइफ का एग्जाम्पल दे सकते हैं, रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है ना। कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाना, ये भी हमारा क्या हो गया कि डेली लाइफ का एग्जांपल है जहां पे केमिकल रिएक्शंस
हो रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, और ये हम आपको डिटेल में भी पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ यहाँ पे एक एग्जांपल देखना है, क्योंकि हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। अभी हम ये नहीं पढ़े कि रेस्पिरेशन को क्यों केमिकल रिएक्शंस बोला जाता है, ये भी इस चैप्टर में ही आपको स्टडी करना है, लेकिन आगे स्टडी करना है। यहाँ पे तो सिर्फ ये देखना था कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 2 ऐसे एग्जाम्पल बताइए हमारे डेली लाइफ में जहाँ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, डाइजेशन ऑफ फूड, फर्मेंटेशन, फिर क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन ऑफ फूड हो जाएंगे, सॉरिंग ऑफ मिल्क हो जाएगा, चेंज ऑफ कर्ड, मिल्क इनटू कर्ड हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हमारे डेली लाइफ में हैं जो क्या वहां पर है, जहां पे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जो यहाँ पे पढ़ने वाले वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं किसी भी रिएक्शन में, तो हम कैसे बताएंगे? हम तो आपको बोल दिए चलो ये स्टूडेंट्स ये ऐसे होते वैसे होते, लेकिन अगर आपको पहचानना है कि यहाँ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो इसके लिए उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताए गए हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको स्टडी करने हैं। हम अभी यहाँ पे आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना? तो एक एक करके आप कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है, लेकिन एक पॉइंट जरूर याद रखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताए जाएंगे, अगर किसी भी रिएक्शन में अगर एक या एक से ज्यादा प्रॉपर्टी अगर शो कर रहे हैं तो भी हम उसे केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे प्रॉपर्टी देखेंगे, अगर एक रिएक्शन है उसमें सारे 5 प्रॉपर्टी आ रहे हैं तो ही वो केमिकल रिएक्शन, ऐसा नहीं है। अगर 1-2 प्रॉपर्टी भी अगर वहां शो करे, एक भी अगर शो कर रहा है तो वो उसे हम केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे। इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो नेम से ही पता चला है कि यहाँ पे क्या होते हैं, गैस का इवोल्यूशन, यानी गैस वहां पे रिलीज होते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल हम आपको देना है, व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। जब जिंक का क्या होता है यहाँ पे सिंबल Zn, किसके साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है H2SO4। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब यहाँ पे आप ये नहीं कहेंगे कि मैम मुझे तो फॉर्मूला ही बनाना नहीं आता, क्योंकि फॉर्मूला बनाने तो आपको स्टूडेंट्स क्लास 9 में ही सीखने थे। अब यहाँ पे तो क्या है कि डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बताए जाएंगे। अब देखिए क्या है, व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, H2SO4। तो ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, जिंक सल्फेट, ZnSO4, और साथ में क्या रिलीज करते हैं, H2 गैस। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर किसी भी रिएक्शन में गैस रिलीज हो रहा है, गैस इवॉल्व हो रहा है, तो हम उसे केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। अब यहाँ देखिए, व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड दे फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, इट मीन्स ये क्या हो गए, केमिकल रिएक्शन। समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? ये आपको यहाँ से समझना है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देते हैं, व्हेन सोडियम कार्बोनेट्स reacts with hydrochloric acid। when sodium carbonate reacts with hydrochloric acid, तो सोडियम कार्बोनेट का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2CO3। अब Na2CO3 क्यों होगा, आप जानते हैं सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, कार्बोनेट का वैलेंसी 2 होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, Na2CO3। ये किसके साथ में रिएक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, HCl के साथ में। तो जब ये HCl के साथ में रिएक्ट करते हैं तो ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये यहाँ पे सॉल्ट बनाते हैं, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, NaCl। साथ में क्या रिलीज करते हैं, CO2 एंड H2O। अब यहाँ देखिए, H2O तो लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन CO2 किस फॉर्म में होते हैं, गैसियस फॉर्म में। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी गैस इवॉल्व हो रहा है। अगर गैस इवॉल्व हो रहा है तो ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से आप ध्यान में रखिएगा इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम यहाँ से क्वेश्चंस क्या अराइज हो सकते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन यही अराइज हो सकते हैं कि हो सकता है ये रिएक्शन, या तो रिएक्शन आपसे पूछ लिया जाए या फिर आप बोल दिया जाएगा कि इवोल्यूशन ऑफ गैस का 1 एग्जांपल आप बताइए जहां पे गैस इवॉल्व हो रहा है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब यहाँ पे सेकंड बता रहे हैं प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सेकंड बता रहे हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना। ठीक है,
अब यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं कि प्रेसिपिटेट होता क्या, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, ठीक है ना। तो प्रेसिपिटेट एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के बाद में बचते हैं या उससे फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो लिखिएगा इट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट which separates from the solution during chemical reaction। ओके स्टूडेंट, प्रेसिपिटेट क्या होते हैं? तो कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होता है, कुछ कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां पे थोड़ा बहुत क्या होते हैं कि सॉलिड प्रोडक्ट बच जाता है, सेपरेट हो जाता है, रिएक्शन से ही सेपरेट हो जाता है, सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाते हैं। तो वो जो सेपरेट सॉलिड प्रोडक्ट होते हैं, सेपरेट जो सॉलिड प्रोडक्ट होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उसे क्या बोला जाता है? प्रेसिपिटेट। तो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, इट मीन्स वहां पे क्या हो जाएंगे, ये इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, इसका डेफिनेशन आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पार्ट में आप नेक्स्ट एक एग्जांपल से मैं आपको ये समझाने वाली हूँ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। यहाँ पे देखिए, यहाँ एक एग्जांपल आपको दिया गया, एनसीईआरटी का ही एग्जांपल ये दिया हुआ है, ठीक है ना। रिएक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड विथ लेड नाइट्रेट, रिएक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट? Ki। ये किसके साथ में रिएक्ट कर रहे हैं? PbNO3O2, लेड नाइट्रेट के साथ में इसका रिएक्शन हो रहा है। तो ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? तो ये करेंगे PbI2 यानी कि लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन करते हैं, और साथ में यहाँ पे रिलीज होता है KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट। फिर से समझिए, रिएक्शन किसका हो रहा है? पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद लेड नाइट्रेट टू फॉर्म लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। अब यहाँ पे क्या देखना है कि ये देखिए क्या आपका है, ये आपके हो गए रिएक्टेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्या हो गया? रिएक्टेंट्स। और ये क्या हो गया स्टूडेंट? प्रोडक्ट्स। अब यहाँ देखें, ये PbI2 जब ये रिएक्शन होता है तो PbI2 जो होते हैं वो सॉलिड प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसे कि हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे स्टूडेंट? प्रेसिपिटेट। और जो इसका कलर होता है वो कौन सा कलर होते हैं? येलो कलर, इसीलिए बोला जाता है येलो प्रेसिपिटेट। एक पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि एक येलो प्रेसिपिटेट का एग्जांपल दीजिए, तो आप वहां पे एग्जांपल क्या देंगे? लेड आयोडाइड। तो ये आपका ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का एग्जांपल, ठीक है ना। तो आप इसे नोट डाउन कर ले स्टूडेंट, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये अच्छे से आने चाहिए कि ये होता क्या है, ठीक है। आपको फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का आपको एग्जांपल दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको अब इसका एक नेक्स्ट पार्ट अगर आपको बताने वाले, देखिए फॉर प्रेसिपिटेट आपको मेरे ख्याल से प्रेसिपिटेट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। प्रेसिपिटेट किसी भी कोई भी केमिकल जो रिएक्शन होते हैं उसमें जो सॉलिड प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होते हैं उसी सॉलिड प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है? प्रेसिपिटेट बोले जाते हैं। क्या बोले जाता है स्टूडेंट? प्रेसिपिटेट। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? प्रेसिपिटेट। अब देखिए नेक्स्ट जो हम पार्ट यहाँ पे बताने वाले हैं वो है थर्ड, ठीक है ना। और थर्ड पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट तो हो गया है। अब यहाँ पे बताते हैं चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, ठीक है ना स्टूडेंट। अब आपको नेक्स्ट जो एग्जांपल हम देने वाले हैं वो देने वाले हैं चेंज इन कलर का, कलर का चेंज हो जाना। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहां पे क्या होते हैं कि रिएक्शन से पहले जो उनका कलर होता है वो कुछ और होते हैं, और रिएक्शन के बाद जो उनका कलर होता है वो क्या हो जाते हैं? कुछ और हो जाते हैं। इट मीन्स क्या हुआ?
कि वहां पे जो रिएक्शन से पहले यानी कि रिएक्टेंट्स का कलर कुछ और होता है और प्रोडक्ट्स का कलर कुछ और होते हैं, ठीक है ना। रिएक्शन का जो कलर होते हैं वो कुछ और होता है, प्रोडक्ट्स का कलर कुछ और होते हैं। ये चीज आपको वहां पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक पोटेशियम परमैंगनेट का आपने एग्जांपल देख रखा है। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कैसा होता है? पर्पल कलर होते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर क्या होते हैं? पर्पल होता है। तो क्या होते हैं यहाँ पे देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, तो KMnO4 का जो कलर होता है वो पर्पल होते हैं, ठीक है ना। अब क्या है कि जब इसमें हम सिट्रिक एसिड डालते हैं, क्या डालते हैं? सिट्रिक एसिड डालते हैं, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट में जब हम सिट्रिक एसिड को डालते हैं तो सिट्रिक एसिड को डालने के बाद क्या होता है कि वहां उसका कलर जो पर्पल से है वो कलरलेस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं स्टूडेंट? कलरलेस हो जाते हैं, ठीक है ना। पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर है वो क्या हो जाता है? वहां पे चेंज हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट है, सिट्रिक एसिड है, तो यहाँ देखिए पर्पल से कौन सा कलर जा रहा है? कलरलेस जा रहे हैं। इट मीन्स क्या हो गया कि वहां पे चेंजिंग कलर हो रहा है। अगर चेंज इन कलर हो रहा है तो वहां पे किसका एग्जांपल आ रहा है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए फोर्थ का हम एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है ना। फोर्थ का एग्जांपल बता रहे हैं, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट नहीं, चेंज इन टेम्परेचर पहले आता है, ठीक है ना। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहां पे क्या होते हैं कि वहां पे टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है ना। टेम्परेचर ओके स्टूडेंट, हम लोगों ने पढ़ा था फोर्थ पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें आपको पढ़ना है चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का चेंज होना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, चेंज इन टेम्परेचर पढ़ने से पहले आपको लाइन, क्विक लाइन और स्लैग लाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्विक लाइन या फिर लाइन उसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्विक लाइन या फिर लाइन किसे बोला जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। किसे बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। और स्लैग लाइन किसे बोला जाता है स्टूडेंट? स्लैग लाइन किसे बोला जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख देना है कि व्हेन क्विक लाइन रिएक्ट्स विथ वाटर, व्हेन क्विक लाइन यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर, दे फॉर्म स्लैग लाइन। किसका फॉर्मेशन करते हैं? स्लैग लाइन, यानी कि CaOH का होल्ड टू प्लस हीट एनर्जी वहां पे साथ में रिलीज होता है, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो रिएक्शन हो रहा है क्विक लाइन का, जो वाटर के साथ में रिएक्शन होते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे हीट एनर्जी रिलीज होता है, यानी कि हीट एनर्जी वहां पे इवॉल्व हो रहा है। इट मींस ये कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ देखिए, चेंज यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या फिर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या फिर टेम्परेचर क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इनमें से ये कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए इसी का सेकंड एग्जांपल, एक और एग्जांपल आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना। When zinc reacts with sulfuric acid, when zinc reacts with sulfuric acid का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये रिएक्शन होता है स्टूडेंट, तो ये देखे जाते हैं कि इस रिएक्शन, जब ये रिएक्शन होता है तो इस रिएक्शन का टेम्परेचर क्या होता है स्टूडेंट? इंक्रीज कर जाता है। अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इट मीन्स ये कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, अब देखिए क्या है, एक और एग्जांपल इसका देखते हैं। अगर कहीं भी रिएक्शन हो रहा है, अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है, इट मीन्स वो वहां केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल लेते हैं वो है एग्जांपल, बैरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं। बैरियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट? BaOH का होल्ड टू। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? NH4Cl। तो जब ये दोनों को हम रिएक्ट करते हैं तो ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? बैरियम क्लोराइड, यानी कि BaCl2, साथ में अमोनिया रिलीज होता है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? NH4
और यहाँ पे ये देखिएगा NH4 के साथ में ये OH2 है, तो यहाँ पे वाटर भी रिलीज होगा। तो बैरियम हाइड्रोक्साइड को हम अमोनियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट किए हैं, ये बैरियम क्लोराइड बनाया और साथ में अमोनिया बनाया है और वाटर। ये देखा गया, ये ऑब्जर्व किया गया स्टूडेंट, जब ये रिएक्शन हो रहे थे तो रिएक्शन में यहाँ का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर गया। टेम्परेचर इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, आपको क्या बताया था कि चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, तो क्या टेम्परेचर ऑलवेज इंक्रीज करेंगे? ऐसा नहीं है, टेम्परेचर इंक्रीज करे या फिर डिक्रीज करे, वो क्या है किसी भी केमिकल रिएक्शन का प्रॉपर्टी में आएंगे। टेम्परेचर वहां पे डिक्रीज कर दिया, अगर टेम्परेचर डिक्रीज किए तो वहां पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए स्टूडेंट, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन आपको काफी डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है ना, लेकिन अभी नहीं करना है, अभी ये रिएक्शन डिटेल में स्टडी नहीं करने हैं, ठीक है। ये रिएक्शन जो है आपको ये थोड़ा बाद में आपको यहाँ पे स्टडी करना है। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट कि यहाँ पे अब नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, अब यहाँ पे हम स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, ठीक है, स्टेट का चेंज होना। तो स्टेट जो चेंज हो रहे हैं, तो स्टेट में क्या होते हैं? स्टेट आप जानते हैं सॉलिड होता है, लिक्विड होते हैं और गैस होते हैं। तो कोई भी ऐसे कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे रिएक्शंस है जहाँ पे स्टेट चेंज हो जाता है, जैसे मतलब रिएक्शन से पहले वो कुछ और होते हैं उनका स्टेट, रिएक्शन के बाद उनका स्टेट क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शंस को भी हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक रिएक्शन यहाँ पे बताया गया है, अब combustion of कैंडल वैक्स, ठीक है ना, combustion of कैंडल वैक्स। तो कैंडल वैक्स जो है उसका कंबसन, जब कैंडल वैक्स का कंबसन होता है तो वहां पे क्या होते हैं? वहां पे CO2 और वाटर निकलता है। तो यहाँ पे देखिए कैंडल वैक्स है, जब इसका कंबसन होता है तो वहां पे क्या निकलते हैं? रिलीज होता है CO2 और वाटर। अब देखिए कैंडल वैक्स किस स्टेट में होते हैं? सॉलिड में होते हैं। CO2 किस स्टेट में होता है? स्टेट गैसियस स्टेट में होते हैं। और वाटर किस स्टेट में होता है? स्टेट लिक्विड स्टेट में होता है। देखिए रिएक्शन के पहले इसका स्टेट कुछ और था, रिएक्शन के बाद ये अपना स्टेट चेंज कर लिए। तो अगर किसी भी रिएक्शन में स्टेट चेंज हो रहा है, चाहे वो सॉलिड से लिक्विड बन रहे हो या फिर गैस से लिक्विड बन रहा हो या लिक्विड से गैस बन रहे हो, तो वहां पे क्या होते हैं? वहां पे चेंज इन स्टेट। और अगर चेंज इन स्टेट हो रहा है इट मीन्स वो क्या है? केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको स्टडी करवाए हैं, जिसमें कि सबसे पहला हमारा क्या था? इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर किसी भी रिएक्शन से अगर गैस इवॉल्व हो रहा है तो वो केमिकल रिएक्शंस हो गए, ठीक है। सेकंड मैंने बताया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। थर्ड मैंने बताया चेंजिंग कलर, अगर कलर का चेंज हो रहा है तो भी वहां पे क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। फोर्थ मैंने बताया चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो भी वहां केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। स्टेट अगर चेंज हो रहा है तो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसे अगर होता है तो फिर क्या क्या होंगे, क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल है दिए हुए जिसमें क्या है कि अगर आप देखेंगे कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जहां पे एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स शो होता है, एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स शो हो रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल है ZnSO4, अब Zn प्लस H2SO4, तो ये फॉर्मेशन करते हैं ZnSO4 और प्लस H2। यहाँ पे देखिए 2 कैरेक्टरिस्टिक्स शो हो रहा है। सबसे फर्स्ट में हमारा क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। फर्स्ट हमारा क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। यहाँ पे देखिए H2 रिलीज हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ना शो है। सेकंड मैंने आपको बताया कि जब ZnH2SO4 के साथ में रिएक्ट करते हैं तो इस रिएक्शन का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। यानी कि यहाँ पे एक और कैरेक्टरिस्टिक्स हो रहा है, वो है चेंज इन टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है जो अभी आपने स्टडी किया पोटेशियम आयोडाइड का, ठीक है। लेड नाइट, जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? लेड आयोडाइड, और साथ में क्या फॉर्मेशन करते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट। तो जब ये रिएक्शन होता है तो यहाँ पे देखिए 2 स्टेट होता है। सबसे फर्स्ट जो हमारा है वो हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इस रिएक्शन में एक प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट हमारा क्या है? PbI2। सेकेंड हमारा क्या है? यहाँ पे स्टेट है
चेंजिंग कलर, यहाँ पे क्या होते हैं स्टूडेंट, कलर भी चेंज हो जाता है। रिएक्शन से पहले जो होते हैं इस सब्सटेंस का जो कलर होते हैं वो होता है कलरलेस। कौन सा कलर होता है स्टूडेंट, कलरलेस। लेकिन जब ये रिएक्शन होते हैं तो रिएक्शन के बाद इस रिएक्शन का कलर किसमें चेंज हो जाता है, येलो में चेंज हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पे एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो हो सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर किसी भी रिएक्शन में एक कैरेक्टरिस्टिक शो हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, ऐसा नहीं कि 5 होंगे तो ही हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। अगर एक भी कैरेक्टरिस्टिक शो हो रहा है इट मीन्स वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो अब क्या है कि आपने केमिकल रिएक्शंस तो पढ़ लिया, अब क्या है कि हमें केमिकल इक्वेशन देखना है कि केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, और केमिकल इक्वेशन को कैसे हम डिनोट कर सकते हैं, कैसे हम उसे बता सकते हैं, ये आपको अब यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले क्या करें स्टूडेंट्स, आप इसे नोट डाउन कर ले, ठीक है ना, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं इक्वेशन क्या होता है। देखिए इक्वेशन को समझने के लिए सिंपल वे है, केमिकल रिएक्शंस को अगर सिंबल और फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस को सिंबल और फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। समझ में आ रही है स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करने के प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, प्रोसेस को नहीं, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इक्वेशंस। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन इसका क्या होता है, केमिकल इक्वेशन representation of a chemical reaction with the help of symbol and formula of substance। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का अगर रिप्रेजेंटेशन करें सिंबल और फॉर्मूला से तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल जैसे देखते हैं, व्हेन हाइड्रोजन reacts with oxygen to form water। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं और वाटर बनाते हैं, तो ये एक केमिकल रिएक्शन हो गया जो कि स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको केमिकल इक्वेशन में कैसे बताएंगे, सबसे पहले क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन, तो सबसे पहले लिख देते हैं H2, किसके साथ में रिएक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, O2 के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, लिख देते हैं O2, किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, वाटर। अब ये देखिए, ये सिंबल और फॉर्मूला से जो हम ये आपका रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं, ये जो आप यहाँ रिएक्शन देख रहे हैं, ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। समझ में आ रहा है। लेकिन अब यहाँ और भी चीजें आपको देने होते हैं, आप आगे पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने का मतलब है कि सिर्फ आप केमिकल रिएक्शन आपको लिखा हुआ रहे और आप इससे बहुत सारी चीजें के बारे में पता कर सके, उसी को मोर इन्फॉर्मेटिव बोला जाता है। तो ये हम बताएंगे आपको बैलेंसिंग एंड अनबैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में। ओके स्टूडेंट, ये अभी नहीं बताएंगे, अभी सिर्फ है कि केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इससे ज्यादा अभी नहीं बताएंगे आपको। ठीक है, तो क्या है कि अगर किसी भी रिएक्शन को अगर फॉर्मूला से और सिंबल से अगर हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट, केमिकल इक्वेशन। कुछ भी लिखा आ सकता है, 2-4 एग्जांपल आपसे हम अभी करवा रहे हैं, इससे आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे वहां पे हम इसको बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए फर्स्ट जो हम एग्जांपल लेते हैं, आपको बनाना है व्हेन मैग्नीशियम, व्हेन नहीं लिखना है यहाँ, ठीक है। इसमें
मैग्नीशियम reacts with oxygen to form मैग्नीशियम। स्टूडेंट आपको अगर समझ में आ गया होगा तो आप ये बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसे बनाते चले, फिर मैं इसको आपको बाद में बताऊंगी कैसे इसे बनाना है, ठीक है ना। When zinc reacts with hydrochloric acid to form zinc chloride and hydrogen gas। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्या है कि इन दोनों को आपको बनाना है कि कैसे हम इसे बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या यहाँ पे दिया गया मैग्नीशियम, तो लिख देंगे Mg। किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है स्टूडेंट? ऑक्सीजन O2, और किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके स्टूडेंट, नो प्रॉब्लम। सिर्फ हमें क्या है कहना है कि फॉर्मूला से और उसका जो सिंपल होगा उससे बेस से हमें केमिकल इक्वेशन बना देना है। लेकिन ये केमिकल इक्वेशन कंप्लीटली सही नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी केमिकल इक्वेशन तब तक सही नहीं होता जब तक हम उसे बैलेंस ना करें। ओके स्टूडेंट, तो बैलेंसिंग जो है वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए जिंक का सिंबल क्या होता है स्टूडेंट? Zn। किसके साथ में रिएक्ट कर रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। ये किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं स्टूडेंट? ZnCl, ठीक है ना। ZnCl2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जिंक का वैलेंसी क्या होता है स्टूडेंट? 2 होता है, और साथ में क्या रिलीज करें? हाइड्रोजन गैस, तो प्लस H2 हो गया। तो किसी भी रिएक्शन को अगर हम सिंबल और फॉर्मूला के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसी को क्या बोला जाता है स्टूडेंट? केमिकल इक्वेशन। आप इसे नोट डाउन कर लें फास्ट। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि आप बना सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं, और आपको बताएंगे भी हम बनाने के लिए। अब देखिए क्या है कि केमिकल इक्वेशंस 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट, इसे समझिएगा। 2 टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस बहुत ही इजी पार्ट है, अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत इजी है, नहीं समझे तो फिर डिफिकल्ट है। ठीक, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता क्या है, ठीक है ना। अगर इजी में समझना है तब total number of atoms of each element in reactants and products are equal। इट मीन्स क्या हुआ कि रिएक्शन से पहले जो एलिमेंट है और रिएक्शन के बाद जो एलिमेंट है उन दोनों में नंबर ऑफ एटम क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो कौन सा इक्वेशन हो जाएंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल से देखते हैं। Zn प्लस H2SO4, ये रिएक्शन के बाद बनाएंगे क्या स्टूडेंट? ZnSO4 प्लस H2। अब ये देखिए, ये रिएक्शन से पहले है यानी कि ये रिएक्टेंट्स है, और ये रिएक्शन के बाद है ये क्या है स्टूडेंट? प्रोडक्ट्स। अब रिएक्टेंट्स में अब देखिए कितने एलिमेंट्स है? Zn है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। ओके स्टूडेंट, अब रिएक्शन के बाद देखिए Zn है, सल्फर है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। अब यहाँ देखिए रिएक्शन और प्रोडक्ट दोनों साइड में देख लेंगे कि नंबर ऑफ एटम सेम है या फिर डिफर है। अगर नंबर ऑफ एटम सेम आ रहे हैं तो वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ एटम डिफर आ रहे हैं तो वो कौन सा इक्वेशन हो जाएगा स्टूडेंट? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखिए ये Zn है, तो Zn यहाँ पे कितने हैं? 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं स्टूडेंट? 2 है। सल्फर कितना है स्टूडेंट? 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं स्टूडेंट? 4 है। हो गया कंप्लीट आपका, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं Zn कितने हैं स्टूडेंट? 1। सल्फर कितने हैं? 1। ऑक्सीजन कितने हैं?
4, हाइड्रोजन कितना है 2। अब इधर मिलाइए Zn1 H हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 ऑक्सीजन 4। ओके स्टूडेंट, तो रिएक्शन से पहले जितने रिएक्टेंट्स में एटम थे उतने ही प्रोडक्ट्स में एटम है, तो वो कौन सा केमिकल इक्वेशन हो जाएगा स्टूडेंट? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऐड कर देंगे इसका 4 2 6 7, ऐसे नहीं, हर एक एलिमेंट का जो एटम है वो प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में अगर इक्वल है तो वो क्या हो जाएंगे वहां पे केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अगर नेक्स्ट अगर इसका देखते हैं सेकंड देखते हैं, तो सेकंड क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या होगा स्टूडेंट? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। 2 टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन बोले तो फर्स्ट तो बता दिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एंड ये बता रहे हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। ओके स्टूडेंट, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इज अनइक्वल इन नंबर, यानी कि वो इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है ना, वो इक्वल मतलब एक जैसा नहीं होता, वो डिफर करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं H2 + O2, ये किसका स्टूडेंट फॉर्मेशन करते हैं? H2O का। आप जानते हैं ये क्या हमारा आ गया? रिएक्टेंट्स हैं। ओके स्टूडेंट, और ये हमारा क्या है स्टूडेंट? प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ये यहाँ देखिए दो एलिमेंट, एक है हाइड्रोजन दूसरा ऑक्सीजन है। अभी 2 एलिमेंट है, एक है हाइड्रोजन दूसरा ऑक्सीजन। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? 2, ऑक्सीजन कितना है? 2। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 2, ऑक्सीजन कितना है? 1। तो अब यहाँ देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन 2 है, चलो हाइड्रोजन तो यहाँ भी 2 है, चलो ये दोनों इक्वल हो गए। क्या ये इक्वल है? नहीं है। तो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, तो आपको क्या है कि देखिए ये इस पार्ट में मैंने सिर्फ आपको केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और इक्वेशंस क्या होता है, बस इतना ही मैंने आपको पढ़ाया। आज मैंने आपको क्या बताया? अगर एक समरी के तौर पे देखा जाए तो मैंने आज आपको क्या बताया कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बता दिया, कोई भी जो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है विद न्यू प्रॉपर्टीज केमिकल रिएक्शन हो रही है। मैंने आपको कुछ डेली एग्जांपल भी लेकर के बताया, सॉलिंग ऑफ मिल्क, कर्डिंग ऑफ मिल्क, उसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है ना, फर्मेंटेशन हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। ये सारे एग्जांपल हमारे ऐसे डेली लाइफ में है जहां पे क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैंने पार्ट आपको बताया कि 5 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बेस पे हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सबसे फर्स्ट मैंने क्या बताया आपको? चेंज इन स्टेट हो गया, चेंज इन टेम्परेचर हो गया, चेंज इन कलर हो गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर इन 5 में से अगर कोई एक भी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर शो हो रहा है इट मीन्स वो क्या है? केमिकल रिएक्शंस हैं। कुछ मैंने एग्जांपल आपको दिया। उसके बाद केमिकल इक्वेशंस क्या होता है? मैंने क्या बोला कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर फॉर्मूला से या फिर उसके सिंबल से अगर उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। केमिकल इक्वेशंस 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है बैलेंस्ड, एक होता है अनबैलेंस्ड। नेम से ही आपको समझ में आ रहा है। बैलेंस मतलब क्या हुआ कि अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में अगर दोनों में नंबर ऑफ एटम अगर सेम है, ईच एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम सेम है, तो क्या हो जाएगा वहां पे? वो बैलेंस्ड हो जाएंगे और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में डिफर करेगा। अब यहाँ पे देखिए एक छोटी सी एक लाइन दिया गया है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होते हैं स्टूडेंट कि वहां पे जो मासेस होता है वो भी सेम होते हैं, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम होता है। तो ये ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट कि अगर उसका नंबर ऑफ एटम अगर सेम होंगे तो फिर क्या होगा? उसका मासेस भी सेम आएंगे। अगर नंबर ऑफ एटम सेम है तो मासेस भी सेम आएगा, और अगर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो यहाँ पे मास भी डिफर कर जाएंगे क्योंकि दोनों साइड में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम क्या स्टूडेंट है? सेम नहीं है। तो ये मैंने आज आपको इंट्रोडक्शन पार्ट तो मैंने बता दिया। ये इंट्रोडक्शन भी नहीं बोल सकते क्योंकि इंट्रोडक्शन जो पार्ट होता है उसमें आपको थोड़ा बहुत ऐसा पार्ट आता है कि जो कि आपको समझना भी है,
पहले से आप पढ़े होते हैं, लेकिन जो मैंने आपको आज बताया है वो 10th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन से ऐसा नहीं पूछे जाते हैं स्टूडेंट, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो क्या है कि आपको ये समझना है, और मैं इसका नेक्स्ट जो पार्ट आपके लिए लेकर के आने वाली हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है केमिस्ट्री का, वो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। कि जैसे ये यहाँ पे केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस है तो क्या इसे ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं, इसे तो बैलेंस करना होगा, क्योंकि विदाउट बैलेंसिंग कोई भी केमिकल इक्वेशन सही तो होता नहीं है। तो नेक्स्ट जो मैं पार्ट आपको पढ़ाने वाली हूँ, जो नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं आपको बताऊंगी वो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। और प्लीज स्टूडेंट आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर का वीडियो जब अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए और आप इजी वे में पूरी केमिस्ट्री यहाँ पढ़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड डे।